महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। जो फ्रांस की क्रांति थी काफ़ी दिनों तक चली और फिर समाप्त हो गई। तो क्वेश्चन ये है कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, जबकि महिलाओं ने क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिलाएं क्रांति में सक्रिय रूप से शामिल थीं। उन्हें उम्मीद थी कि उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी, उनका जीवन भी अच्छा होगा, सही होगा। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक शिक्षण के मौके नहीं थे, है ना। तो महिलाओं को ये उम्मीद थी कि उनका जीवन स्तर भी सुधरेगा, उनमें भी सुधार आएगा। ऐसा हुआ भी, केवल कुलीन वर्ग की महिलाओं के लिए और जो तीसरे स्टेट की जो महिलाएं थीं, जिसमें अमीर लोग आते थे, उन महिलाओं के लिए, सबके लिए नहीं हुआ। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक शिक्षण के मौके नहीं थे। और जो गरीब थी, तीसरे स्टेट की महिलाएं जो मजदूरी करती थीं, उनके पास कोई ना तो पढ़ाई लिखाई का साधन था, ना ही व्यावसायिक प्रशिक्षण पाने का मौका था। उनकी मजदूरी भी पुरुषों की तुलना में कम थी। मजदूरी करती थी वो भी उनकी पुरुषों की तुलना में कम थी। महिलाओं ने अपने हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक क्लब खोले। संघर्ष तो करना पड़ता है अपने हितों की रक्षा के लिए। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने भी क्या किया, अपने राजनीतिक क्लब खोले, अपने अखबार निकाले। उस समय लगभग 60 क्लब थे। उस समय लगभग कितने क्लब थे? 60 क्लब लगभग अस्तित्व में आए। इनमें से द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन सबसे प्रसिद्ध, सबसे फेमस, सबसे मशहूर क्लब था, है ना। ये महिलाओं का सबसे प्रसिद्ध फेमस क्लब था। उनकी मांग थी कि अब इस क्लब की इसमें क्लब में जो महिलाएं आती थीं, बैठती थीं और राजनीति पे, अपने सामान्य जीवन पे चर्चा करती थी, उनमें उनकी मांग थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों। उन्होंने अधिकारों की मांग की। उन्हें भी लगा कि हमें जो वोट देने का अधिकार नहीं है, उनका राजनीतिक अधिकार उनसे छीना जा रहा है, तो पुरुषों के पास है तो उनके पास भी होना चाहिए। उन्होंने अधिकारों की मांग की, मताधिकार। उन्होंने किसका अधिकार किया? मताधिकारों की मांग की। उन्होंने असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकारों में उनके हितों की रक्षा हो सकती है जब उनका प्रतिनिधित्व असेंबली में हो, जब वो असेंबली में जाएं, अपनी बात को सीधे रख सकें, तभी उनके हितों की रक्षा हो सकती है। प्रारंभिक वर्षों में सरकार ने उनके जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानून लागू किए। प्रारंभ में क्या हुआ, सरकार ने जो प्रारंभिक सरकारें आईं, तो उनमें उनके जीवन को सुधार लाने के लिए कुछ कानून लागू किए गए। पहला था, स्कूली शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। जो पहले शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी, अब वो सारी महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। उन्हें अनिवार्य कर दिया, कंपलसरी कर दिया गया था। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया। स्वैच्छिक अनुबंध का मतलब है पिता उन्हें उनकी मर्जी से खिलाफ शादी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता था। वो अपनी इच्छा से किसी से भी शादी कर सकती थी। नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तीसरा है, नागरिक कानून के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा, यानी अब उन्हें पंजीकृत भी किया जाने लगा था। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया। तलाक को एक कानूनी रूप, धार्मिक रूप से हटा के कानूनी रूप दे दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण ले सकती थीं, कलाकार बन सकती थीं और छोटे मोटे अपने व्यवसाय भी चला सकती थीं। ये सारी चीज़ें नई सरकारों ने, ये सारे के सारे कानून बनाए। उनमें ये सारी उनकी जो हित थे, जिनसे उनका जीवन सुधर सकता था, वो कानून लागू करके उन्हें ये अधिकार प्राप्त करा दिए। लेकिन रोबेस्पियर की सरकार को आतंक राज कहा जाता था। रोबेस्पियर की सरकार को क्या कहा जाता है? आतंक राज कहा जाता है। उसने क्या किया, महिला क्लबों को बंद करा दिया।
उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनवा दिया। महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का कानून लागू कर दिया कि अब कोई भी क्लब महिलाओं के लिए नहीं होगा, ना ही वो राजनीति की कोई चर्चा कर सकती हैं। कई महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उनमें से कुछ को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया, लेकिन अंततः 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। तो इसने संघर्ष के बाद उन्होंने अपने वोट डालने के अधिकार को प्राप्त कर लिया। अब देख लेते हैं ओलंप द गूज का जीवन परिचय। ओलंप द गूज फ्रांस की राजनीति में सक्रिय महिला थीं। ओलंप द गूज कैसी थी? फ्रांस की जो राजनीति थी उसमें सक्रिय महिला थी, है ना। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया। उन्होंने संविधान का विरोध किया। 1791 में जो संविधान बनाया गया था उसमें महिलाओं को निष्क्रिय सदस्य माना गया, निष्क्रिय नागरिक बताया गया था, यानी उसमें वोट देने का अधिकार उन्हें नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया? संविधान का विरोध किया तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का भी विरोध किया, क्योंकि उसमें महिलाओं को मूलभूत अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। जो उनके मूलभूत अधिकार थे, मूलभूत अधिकार कौन से? स्वतंत्रता, संपत्ति सुरक्षा और शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। जो ये ऐसे अधिकार थे, इनसे उन्हें क्या कर दिया गया था? वंचित कर दिया गया था। उन्होंने सन 1791 में 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सामने सदस्यों के सामने पेश किया। सदस्यों के पास ये मांग करते हुए भेजा गया कि इस पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने जो अपना महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र लिखा, रानी को भेजा, असेंबली को भेजा, और उन्होंने ये अपील किया कि इस पे कार्रवाई की जाए। सन 1793 में ओलंप द गूज के महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर दिया गया। बंद कर दिए जाने के लिए उन्होंने क्या किया? जब बंद कर दिया गया तो उन्होंने जैकोबिन सरकार की आलोचना की। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। फिर उन पे क्या चलाया गया? देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो ये था महिलाओं का संघर्ष। इसके बाद आता है ओलंप द गूज के घोषणा पत्र। अब उन्होंने अपने घोषणा पत्र जो उन्होंने लिखा, असेंबली और महारानी के लिए लिखा था, महिला एवं नागरिक घोषणा पत्र, उसमें क्या लिखा हुआ था? आइए एक नज़र इस पर डाल लेते हैं। उसमें लिखा था, पहला पॉइंट, औरत जनता स्वतंत्र है। औरत कैसी है? औरत जनता स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुषों के समान है। औरत भी क्या है? जन्मजात स्वतंत्र है, उसे भी पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त होने चाहिए। सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य, दूसरा उसमें पॉइंट था, सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष एवं महिलाओं के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षित करना है। जितने भी राजनीतिक संगठन हैं उनमें जो महिला और पुरुषों के जो अधिकार हैं वो कैसे होने चाहिए? सुरक्षित होने चाहिए। वो अधिकार कौन कौन से थे? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, और सबसे बड़ा चौथा जो अधिकार था वो शोषण के प्रति प्रतिरोध का अधिकार। अगर कोई शोषण करता है, अगर कोई परेशान करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई का अधिकार भी होना चाहिए। अच्छा, पूरी रूस की क्रांति की देन क्या थी? हम रूस की क्रांति को क्यों पढ़ते हैं? बाद में ये क्वेश्चन भी आता है कि हमने सर पूरा रूस का क्रांति पढ़ लिया, इसका क्या मतलब है? अपने देश की तो है नहीं। तो रूस की क्रांति इसलिए हम पढ़ते हैं क्योंकि रूस की क्रांति की देन है। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो किसकी देन है? रूस की क्रांति की देन है। मौलिक अधिकारों में उन्होंने जैसे यहाँ पे बताया, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। शोषण के प्रतिरोध,
शोषण के प्रतिरोध का, यानी शोषण को के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार। और चौथा इसमें दिया गया है, समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में निहित है। पूरी जो शक्ति है वो किस में निहित है? राष्ट्र में निहित है, जो उस पुरुषों एवं महिलाओं के संघ के सिवाय कुछ नहीं है। जो पुरुषों और महिलाओं का संघ है राष्ट्र, उसके अलावा और कुछ नहीं है। पांचवा उन्होंने लिखा था कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्त होना चाहिए। कानून कैसा होना चाहिए? सामान्य, यानी सामान्य जनों की इसमें इच्छा भी शामिल होनी चाहिए। सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। जो भी कानून बने तो उसमें सभी महिलाएं भी होनी चाहिए, महिला और पुरुष दोनों का दखल होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। ये सभी के लिए समान होना चाहिए। और कानून कैसा होना चाहिए? सभी के लिए समान होना चाहिए एवं प्रतिभा के बल पर समान रूप से एवं बिना किसी भेदभाव के सम्मान एवं सार्वजनिक पद के हकदार हैं। सभी क्या हैं? अगर जिसमें प्रतिभा है तो वो अपने प्रतिभा के पद पर कोई पद प्राप्त कर सकता है और सम्मान प्राप्त कर सकता है। इसका हक सभी को है और सभी को होना चाहिए। छठा अधिकार ये था, कोई भी महिला अपवाद नहीं है। कोई भी महिला अपवाद नहीं है, वह विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है। वह नियम और कानून के द्वारा महिला भी क्या है? एक अपराधी ठहराई जा सकती है। और पुरुषों की तरह ही महिलाओं को कठोर कानून का पालन करना होगा। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करेंगी, यानी जिन कानूनों का पालन महिलाएं कर रही हैं, पुरुष कर रहे हैं, उनका पालन महिलाएं भी करेंगी। तो ये थे ओलंप द गूज के घोषणा पत्र के मूल अधिकार। अब पढ़ेंगे दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा का उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त करना। तो दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन सरकार ने किया। दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन सरकार ने किया, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। दास प्रथा 17वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीकी तट तक जहाज ले जाते थे। दास प्रथा कब स्टार्ट हुई? 17वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। फ्रांसीसी सौदागर जो थे बोर्दे और नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दासों को खरीदते थे। अब दास कौन होते थे? अफ्रीका के निग्रो जो लोग थे, जो सहारा रेगिस्तान के दक्षिण भाग में रहते हैं, उन्हें ये गुलाम बनाते थे। तो अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहाँ से वे स्थानीय सरदारों से क्या खरीद लेते थे? सरदार खरीद लेते, और सरदारों से गुलाम खरीद लेते थे। दासों को कैरिबियाई देशों तक ले जाया जाता था। कहाँ ले जाया जाता था? कैरिबियाई देशों तक ले जाया जाता था। वहाँ पे इनसे क्या काम कराया जाता था? बागवान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा किया जाता था। बारदे और नान्ते जैसे बंदरगाह दास व्यापार के कारण बारदे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलने फूलने लगे और समृद्ध नगर बन गए। 18वीं शताब्दी में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। 18वीं शताब्दी में ज़्यादा इसके बारे में लोगों ने नहीं सोचा, सरकार ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। इस पर असेंबली में बहस भी हुई, बाद में इस पर बहस भी हुई, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध की वजह से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया, क्योंकि जो दासों का व्यापार करते थे उन व्यापारियों से के वजह से कहीं वो विरोध ना करने लगे सरकार का, क्योंकि जब सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं से आता टैक्स के रूप में, तो इस पे कोई कानून तब नहीं बना। लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। कब?
1794 में कब किया? 1794 के कन्वेंशन ने दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया, लेकिन 10 वर्ष के बाद फिर से नेपोलियन बोनापार्ट ने दास प्रथा को शुरू कर दिया। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हितों के लिए अफ्रीकी निग्रो को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फिर से अफ्रीकी जो निग्रो थे उन्हें गुलाम बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया, आज़ादी मिल गई। लेकिन अंत में 1848 में दास प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। लेकिन अंत में 1848 में दास प्रथा को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं क्रांति और रोज़ाना की जिंदगी। क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? तो जी हाँ, बदल सकती है। इसका आंसर है जी। जैसे जैसे सरकारें आई, स्वतंत्रता का अधिकार मिला, समानता का अधिकार मिला, है ना, बहुत सारे चीज़ें बदलती गईं और लोग अपने जीवन में इन्हें डालते रहे। जैसे जैकोबिन के एक बड़े वर्ग ने धारीदार, जैसे हम पहनावे की बात करते हैं तो जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का तरीका था। उन्होंने क्या किया? अपने पहनावे में परिवर्तन कर लिया और आगे वाले को दिखा दिया कि अब की बात तुम्हारी सत्ता को मैं पलट दूंगा। नेक्स्ट बोलचाल की बात करें तो रोबेस्पियर सरकार, यानी ये भी जैकोबिन की सरकार थी। रोबेस्पियर सरकार में परंपरागत मानसियोर, जिसे हम मिस्टर बोलते हैं, महाशय एवं मदाम, महोदया यानी मिसेस के स्थान पर अब इन दोनों वर्णों के, इन परंपरागत जो बहुत समय से चले आ रहे थे, इन दोनों वर्णों की जगह पर, दोनों शब्दों की जगह पर के स्थान पर पुरुषों को सितोएन बोला जाने लगा। क्या बोला जाने लगा? सितोएन, नागरिक, एवं महिलाओं को सितोइन बोले जाने लगा, नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। तो बोलचाल और शब्द भी चेंज हो गए। सन 1789 में सबसे महत्वपूर्ण कानून सामने आया, वह था सेंसरशिप की समाप्ति। वो कौन सा था? सेंसरशिप की समाप्ति। आपने सुना भी होगा, जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो हमें उसका क्या होता है, उसे सेंसर बोर्ड से मंजूरी लेनी पड़ती है। तो सेंसर बोर्ड उसे चेक करता है, देखता है किसी धर्म समुदाय या जाति के प्रति कोई ऐसे सीन तो, ऐसे दृश्य तो नहीं है जिनसे कोई जो वर्ग है, समुदाय है, धर्म है, जाति है, कोई आहत तो ना हो, मतलब प्रॉब्लम तो ना हो, कोई समस्या तो ना हो, कोई दिक्कत ना हो। अगर ऐसा होता है तो उन दृश्यों को सेंसर बोर्ड कट कर देता है, उसके बाद उसे रिलीज कर देता है। इसी तरीके से प्राचीन काल में ये जो प्राचीन काल में भी, प्राचीन राजतंत्र में भी बिल्कुल सेम नियम था। तो प्राचीन तंत्र में क्या था? राजतंत्र में लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, जैसे किताब हो गई, अखबार हो गया, नाटक हो गया, राजा के सेंसर अधिकारी के द्वारा पार किए जाने के बाद, राजा के जो सेंसर अधिकारी होते थे उसे पढ़ते थे, समझते थे कहीं राजा के विरुद्ध कोई बात तो नहीं लिखी हुई है जिससे जनता भड़क जाए और दंगे फसाद होने लगे। तो पहले राजा के जो सेंसर अधिकारी होते थे उसे पूरी तरीके से चेक कर लेते थे। फिर उसके बाद प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था, फिर उसे प्रकाशित किया जा सकता था, मंचित किया जा सकता था। लेकिन अब अधिकारियों के घोषणा पत्र हैं। अब लेकिन क्या था? सेंसरशिप की समाप्ति हो गई थी। अब किसी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो अधिकारियों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। अब नैसर्गिक अधिकार किसे घोषित कर दिया? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को। यानी अब कोई भी पर्सन है,
खुलेआम अपना भाषण दे सकता है, अपने विचारों को दूसरे के सामने अभिव्यक्त कर सकता है, बोल सकता है बेझिझक। इसकी स्वतंत्रता दे दी गई। अब इसके परिणाम स्वरूप इसका परिणाम ये हुआ कि फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई। अब जिसका जो भी मन करता वो अपना छाप देता, कोई भी रोक टोक नहीं थी। अब किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। अब कोई किसी चीज़ को, कोई बात अगर किसी को नहीं जची तो वह उस पर बाद में टिप्पणी भी कर सकता था, कमेंट भी कर सकता था, अपने परस्पर विचार भी व्यक्त कर सकता था। उस समय लोग पढ़े लिखे थोड़े कम होते थे, तो लोगों ने क्या किया, वो नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। जो उत्सव होते थे, नाटक होते थे, वहाँ पर जाते थे और जो उनकी अभिव्यक्तियाँ होती थीं, जो उन्हें बताना होता था, इनके माध्यम से वह लोगों तक पहुँचाते थे। क्योंकि पढ़े लिखे लोग कम थे, तो थोड़ा कम पढ़ना जानते, तो वो इसके माध्यम से संगीत, नाटक और उत्सव जुलूसों के माध्यम से लोगों को, जिससे लोग अब स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों और दार्शनिकों के लेखन को समझने लगे। अब जो राजनीतिज्ञ थे, लेखक थे, वो उन्हें समझाते थे कि ये न्याय क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होती है। अब वो इस बात को समझने लगे थे। अब हम बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट की। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, यानी वो पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने में सफल रहा। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों को हरा दिया, यानी सब पे विजय प्राप्त कर दी। विजय यात्रा उसने शुरू कर दी। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए राजवंश बनाए। जो भी पुराने राजवंश थे, सम्राट थे, उन्होंने उनको हटा दिया, जो भी राजवंश थे, और उन्होंने नए सम्राट बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों को सौंप दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाई। उसने दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई। उसने क्या किया, संपत्ति की सुरक्षा के लिए क्या बनाया, कानून बनाया और दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को लगा कि हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट ही उनको दास्तान से मुक्ति दिला सकता है, यानी नेपोलियन मुक्तिदाता ऐसा लगता था और जनता को उम्मीद थी कि वह उन्हें स्वतंत्रता दिलाएगा। पर जल्दी ही लोग उसकी सेनाओं को हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू के युद्ध में उसकी हार हुई। हार होने के बाद मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। जो उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे कानून बनाए थे, वो लोगों के समझ में उसके मौत के बहुत समय बाद समझ में आए। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। कौन से विचार? स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार, यानी अपनी लैंग्वेज में बोलें तो मूल अधिकार। इनके कारण सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। इनसे क्या हुआ? सामंती व्यवस्था का अंत हुआ। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण है। इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट आप देखते हैं कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो आपकी सजेशंस का वेलकम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।